नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है आधुनिक पाश्चात्य अनुवाद चिंतक एक सुजीत मुखर्जी और ए.के. रामानुजन। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं सुजीत मुखर्जी का अनुवाद चिंतन, ट्रांसलेशन एज रिकवरी, ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी, ट्रांसलेशन एज पर्जरी, ट्रांसलेशन एज पैट्रियाटिज्म एंड ट्रांसलेशन एज टेस्टिमनी। अर्थात जो उनकी प्रमुख कृतियां हैं उनका अवलोकन करना और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करना, और उससे पहले ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग, नई रचना या नव लेखन के रूप में अनुवाद, जो उनकी मूल प्रस्तावना है, उसकी चर्चा करें। ये सुजीत मुखर्जी के संदर्भ में बातें होंगी। ए.के. रामानुजन के संदर्भ में हम उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात हम बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी मूल कृतियां क्या हैं। फिर हम चर्चा करेंगे तो उनकी मूल स्थापना है। ट्रांसलेशन किस रूप में एक प्रतिज्ञा है, यानी तो उनके ही शब्दों में कहें तो ट्रांसलेटर इज एन आर्टिस्ट ऑन ओथ, शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा लेकर कार्य करने वाले कलाकार के रूप में अनुवाद। और फिर हम उनके अनुवाद कार्यों के विश्लेषण की बात करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा का विषय फिर से दोहराते हैं, आधुनिक भारतीय अनुवाद चिंतक भाग 1, जिसमें हम सुजीत मुखर्जी और ए.के. रामानुजन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। भाग 2 में हम अन्य विचारकों की चर्चा करेंगे और भाग 3 अगर संभव हुआ तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं सुजीत मुखर्जी की। सुजीत मुखर्जी ने अनुवाद को नया आयाम दिया, अनुवाद के विषय में विस्तार से लिखे, और इन्होंने अनुवाद को व्यवहारिक से ज्यादा सैद्धांतिक विवेचन का विषय बनाया। बड़े विस्तार से इन्होंने रोचक ढंग से अनुवाद के विभिन्न पक्षों पर बात की, और कभी तो ये लगता है कि अनुवाद को एक स्वतंत्र नई विधा के रूप में जैसे बता रहे हैं। उनकी स्थापना के रूप में सामने आया कि अनुवाद एक नई रचना है, ट्रांसलेशन इज न्यू राइटिंग, बिल्कुल नई अवधारणा है, नई प्रस्तावना है। लेकिन उनके विश्लेषण में ये भी दिखाई देता है कि हर किसी अनुवाद को नई रचना कहने के लिए अनुवादक को अप्रतिम छूट लेने की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसको यह अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो हर अनुवाद को नई रचना बनाने के लिए इतनी छूट ले ले मूल पाठ के साथ कि वो झूठी गवाही यानी पर्जरी तक बने। बहुत रोचक शीर्षक उनके हैं, और उन शीर्षकों के माध्यम से ही अगर बात स्पष्ट हो सके तो पता चलेगा कि कैसे हम अनुवाद को विभिन्न कोणों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सचमुच कहें तो अनुवाद की इतनी बहुआयामी व्याख्या किसी अन्य चिंतक के यहाँ नहीं दिखाई देती, कि वो एक तरफ झूठी गवाही बन जाती है, एक तरफ देशभक्ति का प्रमाण पत्र बन जाता है, एक तरफ एक दस्तावेज बन जाता है, और एक तरफ ये रिकवरी बन जाती है, और एक तरफ ये डिस्कवरी अनुसंधान बन जाता है। इतने विभिन्न पक्षों के साथ अनुवाद को जोड़ना ये कोई साधारण बात नहीं। असाधारण प्रतिभा और क्षमता के कारण ही सुजीत मुखर्जी इन बातों का उल्लेख करते हैं। आश्चर्य कभी कभी यह होता है कि सुजीत मुखर्जी को शायद उतना श्रेय नहीं मिला जितना कार्य उन्होंने किया था। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो सैद्धांतिकी को एक सिद्धांत के आलोक में उन्होंने रेखांकित नहीं किया। इतने तरह के सिद्धांत प्रतिपादित किए कि जिसमें किसी एक पर बल नहीं गया।
दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनकी रचनाओं का प्रसार प्रचार कितना हुआ, नहीं हुआ, और उसका कैसे अध्ययन विश्लेषण हुआ, उस पर कितने मत प्रस्तुत किए गए, ये भी एक प्रसंग हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने नई नई बातें ईजाद की। इतने कोणों से देख करके अनुवाद के संदर्भ में जो संकुचित विवेचन होता रहा है, उसकी तो परतें जरूर उद्घाटित हुई। और ये वक्त तय करता है जब इतिहास लिखा जाता है तो किसकी कितनी भूमिका रही। ये अगर इस समय के इतिहास में नहीं तो पुनर्लेखन जब होगा तो अवश्य किया जाए। तो इस दृष्टि से सुजीत मुखर्जी अत्यंत महत्वपूर्ण अनुवाद चिंतक रहे हैं, माने जाते हैं, माना जाना चाहिए। अब उन बिंदुओं की बात करते हैं। जब ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग कहते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि वो मान के चलते हैं कि जब अनुवाद कार्य किया जाता है तो वो अक्षरशः अनुवाद नहीं होता है, शब्दानुवाद नहीं होता है, भावों का अनुवाद होता है, विचारों का अनुवाद होता है और संस्कृतियों का अनुवाद होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो अनुदित पाठ है वो एक नई रचना बनकर के उभरती है, और वह नई रचना बिल्कुल मूल से अलग भी हो सकती है और स्वतंत्र भी हो सकती है, उससे विशिष्ट भी हो सकती है, होती है। इसके कई उदाहरण हैं। मधुशाला, रामचरितमानस जैसी अनेक रचनाएं हैं जो तथाकथित अनुवाद होकर भी अनुदित प्रकृति कहलाने के बावजूद या उसके बजाय वो स्वतंत्र रचना कही जाती है। और कभी कभी लोकप्रियता या गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो मूल कृत से वो ज्यादा विशिष्ट और यशस्वी भागीदारी की अधिकारी बन जाती है। अब उन्होंने जब ये कहा कि ट्रांसलेशन इज न्यू राइटिंग तो उनका मतलब क्या है? वो कहना चाहते हैं कि असल में अनुवाद एक नई पाठ संरचना के साथ प्रस्तुत होता है और अनुवादक अपने विचारों प्रकृति के साथ कुछ ऐसा विशिष्ट कार्य कर बैठता है कि वह नई संरचना बनकर के सामने आ जाती है। अब इस नई रचना के लिए क्या जरूरी है? तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नई रचना बनाने के लिए अनुवाद लुका छिपी करे, कोई गुप्त मंत्रणा करे, कोई ऐसा कार्य कर बैठे कि वो मूल प्रकृति के साथ, मूल पाठ के साथ अन्याय हो जाए। इसीलिए तो वे कहते हैं ट्रांसलेशन इज ए परजरी, झूठी गवाही है। जैसे किसी लोभ, लालच या भय के कारण कोई व्यक्ति जाकर के अदालत में झूठी गवाही दे देता है, तो कभी कभी अनुवाद कर्म में अनुवादक ऐसी झूठी गवाही दे देता है कि मूल प्रकृति के साथ न्याय नहीं हो पाता और उस प्रक्रिया में बहुत विश्वासघात हो जाता है। इनफाइडेलिटी जो अनुवाद के संदर्भ में बहुत ही रोचक प्रसंग है। और यह आरोप उन्होंने अन्य लोगों के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर पर भी लगाया कि गीतांजलि का जो बांग्ला से उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया वो वास्तव में परजरी है, वो झूठी गवाही है, वो मूल प्रकृति के साथ अन्याय है। और ये साहसपूर्ण कार्य है। इससे सहमत हुआ जा सकता, असहमत भी हुआ जा सकता है, लेकिन एक नई अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। उनकी जो दूसरी अवधारणा है ट्रांसलेशन एज रिकवरी, यानी पहले से कोई चीज है उसको रिकवर कर लिया। रिकवरी में क्या होता है कि कोई खोई हुई चीज को फिर से प्राप्त कर लिया जाता है या कोई नए ढंग से नए कायाकल्प के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वो एक रिकवरी हो जाती है। वो ट्रांसलेशन एज रिकवरी। यही नहीं, ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी। डिस्कवरी जैसे अनुसंधान कर दिया जाता है, नई खोज हो जाती है, तो अनुवादक क्या करता है? मूल पाठ की प्रकृति के साथ ऐसा विशिष्ट आचरण करता है कि वो एक नई छाप छोड़ देता है, नई आभा ले आता है, नया आलोक उद्घाटित कर देता है, और इस क्रम में एक वो डिस्कवरी हो जाती है। डिस्कवरी करने के लिए अनुवादक को एक इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, रिसर्चर भी होना चाहिए। उसकी दूरदृष्टि, जब तक उसके पास एक इनसाइट नहीं होगी
अंतर्दृष्टि नहीं होगी तब तक वो अनुसंधान परक कार्य कर ही नहीं सकता। एक नया सत्य कैसे ढूंढेगा अगर कोई उसके पास ज्ञान ही न हो। तो अनुवादक को एक अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए, उसके अभाव में ये कार्य संपादित हो ही नहीं सकता। एक अन्य लेख में वो कहते हैं ट्रांसलेशन एज पैट्रियाटिज्म, अनुवाद देशभक्ति के रूप में। देशभक्ति क्या है? ऐसी अनुदित कृतियां सामने आती हैं जिसमें देश भावना परिपूर्ण है। यानी अगर विदेशी साहित्य का आप अनुवाद कर रहे हैं तो आप अपने साहित्य लोग के साथ अन्याय न करें। अनुवाद की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि आप अगर रचना से प्रभावित प्रेरित हो गए तो शायद आप कुछ अन्याय कर बैठे, शायद कोई ऐसा कृत्य हो जाए जो लापरवाही के कारण या ज्यादा छूट लेने के कारण, या जैसे उन्होंने डिस्कवरी या रिकवरी की और रिकवरी की बातें की है, तो ट्रांसलेशन एज रिकवरी, डिस्कवरी, रीराइटिंग के क्रम में कभी कभी देशभक्ति की भावना से वो उसके साथ अन्याय हो जाए। तब क्या किया जाना चाहिए? तब ये किया जाना चाहिए कि असल में हम देखें कि मूल प्रकृति क्या है और मूल प्रकृति में किस देश के प्रति कौन सी भावना निर्मित है। तो हमें ये भी देखना होगा कि उसमें पैट्रियाटिज्म कितनी ज्यादा ऊर्जा के साथ परिपूर्ण है, पैट्रियाटिज्म कितना है, कितनी उसमें आस्था है, कितनी उसमें जीवंत शक्ति है, कैसा संबल है। अगर इनको हम नहीं देखेंगे तो शायद हम सही ढंग से न्याय नहीं करेंगे। इस क्रम में हम क्या करेंगे? इस क्रम में एक घोर अन्याय हो जाएगा, और वो अन्याय ऐसा होगा कि देश भावना और देशभक्ति की भावना के साथ भी अन्याय हो जाएगा। तो ये सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सावधानी के बरते बिना हम सही ढंग से उसके प्रति न्याय नहीं करें। फिर हम क्या करना चाहिए? हमें यह भी देखना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या करे, एक टेस्टिमनी है, एक विश्वास पत्र है, एक आपका अनुशंसा पत्र है, और इस टेस्टिमनी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी जब कोई अनुवादक अनुवाद कार्य करता है तो उस पूरी प्रक्रिया में उसे विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं कर सकेगा, सिद्धांत की उसकी निर्मित नहीं कर पाएगा, सभ्य आचरण उसमें नहीं दिखाएगा और मूल पाठ के साथ छल छद्म होगा, तो फिर सही अनुवाद नहीं हो सकता। इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे कार्य में अनुवादक के चरित्र विश्लेषण को भी देखने की जरूरत है। असल में जब सुजीत मुखर्जी ट्रांसलेशन को रिकवरी कहते हैं तो ये ट्रांसलेशन का कार्य नहीं है, असल में ये ट्रांसलेटर की परीक्षा का समय है। अनुवादक के परीक्षण, उसके परीक्षा कौशल और परीक्षा कार्य में कितना निपुण होता है, उस परीक्षा से कितना अच्छी तरह से गुजरता है, कितना सफल प्रयास उसका होता है परीक्षा में, वो सफलता ही बताएगी कि उसका कार्य कितना श्रेष्ठ है, कितना विशिष्ट है, कितना महत्वपूर्ण। यदि यह कार्य सही ढंग से संपादित नहीं होगा तो वो सही न्याय नहीं कर पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में यह देखने की अत्यंत आवश्यकता है। तो ट्रांसलेशन एज टेस्टमनी के रूप में भी इसको समझने की जरूरत है। इस दृष्टि से देखें तो संक्षेप में हम ये बताएं कि सुजीत मुखर्जी का जो प्रयास है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन अब कौन निर्धारण करेगा कि पर्जरी कितनी है, पैट्रियटिज्म कितना है, टेस्टमनी कितनी है या नहीं है? असल में इन बातों का मूल्यांकन करना बहुत जटिल कार्य है। इनकी मूल्यांकन पद्धति क्या है, इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए और उन कसौटियों का निरीक्षण परीक्षण कैसे हो, ये देखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन यह बात सही है कि जिस तत्परता से, जिस नई दृष्टि से उन्होंने अनुवाद को प्रस्तुत करने की कोशिश की, वो अपने आप में अद्भुत है।
अनुवाद को नई रचना, न्यू राइटिंग के रूप में प्रस्तुत करना उनका एक नया योगदान है, नई अवधारणा है। अनुवाद को जब वे डिस्कवरी कहते हैं, एक अनुसंधान या खोज कहते हैं, तब भी उनका एक सर्वोत्तम योगदान देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब वे कहते हैं कि अनुवाद देशभक्ति के साथ जुड़ा है, तो इस तरह के पाठों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कितनी देशभक्ति की भावना उसमें है या नहीं है। It can be used as an instrument of verifying the patriotism in a translated text. ये एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है कि कैसे अनुदित पाठ में देशभक्ति की भावना है या नहीं है। यही बात झूठी गवाही वाले प्रसंग में भी लागू हो सकती है कि क्या झूठी गवाही अनुवादक ने की है, कितनी छूट ली है, कितनी नहीं ली है। ये भी एक परीक्षण का विषय हो सकता है। अब हम दूसरे अनुवाद चिंतक की बात करते हैं, वे है ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन एक विश्व प्रसिद्ध अनुवादक, अनुवाद चिंतक, विचारक रहे हैं। विदेशों में लंबे समय तक इन्होंने अध्यापन किया। ये मूलतः कवि भी रहे हैं, तो इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे पोएम्स ऑफ लव एंड वार इनकी रचना है, इंडियन लायन स्कोप इनकी रचना है। इसके अलावा ये बताते हैं एक तीसरी कृति में, व्हेन गॉड इज ए कस्टमर, जब ईश्वर एक ग्राहक बन करके सामने आता है, ग्राहक बन जाता है। तो इस तरह से ये जब सर्जक स्वयं अनुवादक बन जाता है तो क्या वैशिष्ट्य आता है। जैसे उसे किसी दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करना, रचना करते समय जो भूमिका वो निभाता है रचनाकार के आलोक में, वही तो भूमिका उससे अपेक्षित है, वही तो उससे चाहिए कि वो एक पूरे परिप्रेक्ष्य में कैसे क्रियान्वित होता है। बल्कि ये उसके परीक्षण का एक सही आकलन का एक सही अवसर भी उसे उपलब्ध कराता है कि सैद्धांतिकी तो बहुत सी बनाई जा सकती है, लेकिन अनुवाद करते समय क्या उन सिद्धांतों का अनुपालन हो सकता है। खासतौर से कविता के अनुवाद के संदर्भ में इन्होंने असल में जो कन्नड़ साहित्य के भक्ति साहित्य का अनुवाद किया है, तो उस संदर्भ में इनकी बड़ी रोचक स्थापनाएं भी आई है। कैसे उन्होंने अनुवाद किया, कितनी रियायत ली, इनके अनुवादों से कितनी लोगों की सहमति है, कितनी असहमति है, लेकिन महत्वपूर्ण अवसर तो इन्होंने प्रदान किए, विचार का अवसर प्रदान किया। इनके बारे में विनय धारवाड़कर ने विस्तार से अनुसंधान किया है, सोचा है, समझा है, इनके अनुवाद का मूल्यांकन किया है। एक इनका अत्यंत चर्चित विवादास्पद लेख है 300 रामायणास। वो अपनी प्रकृति में विशिष्ट है, उसमें रामायण के बारे में इनके जो विचार हैं उससे कुछ असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन उन असहमतियों के बावजूद कैसे एक रचनाकार अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए अनुवाद, रचनाकर्म और अनुदित संदर्भ में प्राचीन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कैसे एक विशिष्ट छाया निर्मित करता है। ये प्रसंग बहुत ही रोचक है, इस दृष्टि से समझना बहुत ही उपयोगी है। हम जानने की कोशिश करें कि आखिर अनुवादक ए.के. रामानुजन अनुवाद के बारे में क्या कहते हैं। तो ए.के. रामानुजन का मत है, ट्रांसलेटर इज एन आर्टिस्ट ऑन ओथ, यानी अनुवादक शपथ पूर्वक ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो एक कलाकार की भूमिका निभाए। यानी अनुवादक एक प्रतिज्ञाबद्ध कलाकार। ये प्रतिज्ञाबद्ध कलाकार होना क्या है, कैसे इसके अवसर हैं, कितनी इसकी सीमाएं हैं और किसकी चुनौतियां कितनी हैं, इन सभी बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे हम देखें कि रामानुजन ने जब कन्नड़ साहित्य का अनुवाद किया तो किस रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की।
क्या बहुत सारे लोग उससे सहमत हैं? कुछ असहमतियां भी हैं। क्या उन्होंने अक्षरशः अनुवाद किया? नहीं किया। कितनी रियायतें ली? बहुत सी रियायतें ली। कितना कलाकार बचा रहा? तो अनुवादक के रूप में जब कलाकार उनका बचता है तो जो मूल पाठ है उसके साथ जो निष्ठा का प्रश्न है वो थोड़ा बिखर जाता है, असंतुलित हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो चुनौती है वो बहुत गंभीर हो जाती है कि कलाकार अनुवादक को बचाया जाए या कला की जो आत्मा है उसको सुरक्षित रखा जाए। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसीलिए जब रामानुजन उस चुनौती के संदर्भ में रेखांकित करते हुए कहते हैं कि शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा लेकर के भी वो विचलित नहीं हो सकता। अब विनय धारवाड़कर की व्याख्या को समझने की जरूरत है। विनय धारवाड़कर किस रूप में इसे बता, किस रूप में समझ आते हैं? तो असल में ए.के. रामानुजन ने जो अनुवाद कार्य किया उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत कन्नड़ साहित्य के भक्ति साहित्य का बहुत अच्छी तरह से न्याय किया, उसको समझने की, परखने की बहुत उपयोगी भूमिका निभाई और अनुसृजन का ये कार्य है। तो विनय धारवाड़कर असल में कुछ बातें बताते हैं और बातों के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि रामानुजन ने उन सभी बातों का समन्वय स्थापित किया। और कौन कौन सी बातें हैं? ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो अनुवादक है वो अनुवाद कार्य को सक्षम करते समय, संपन्न करते समय, उसको क्रियान्वित करते समय उसे 3 स्तरों पर चुनौती उठानी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है। पहली चुनौती है क्या है? उसको मेंटेन करना पड़ता है क्या? टेक्सुअल फाइडेलिटी, यानी पाठ के प्रति जो निष्ठा है उसको बना के रखना। आप मूल पाठ के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उसके प्रति फाइडेलिटी, जो आस्था है, उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है अनुवाद करते समय, जो कि उनके मत से ए.के. रामानुजन ने क्रियान्वित किया, उसको संभाल के रखा, वो है एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन यानी सौंदर्यात्मक संतुष्टि, यानी मूल पाठ के प्रति निष्ठा भी बनी रहे, लेकिन जो काव्य सौंदर्य है उसका भी संरक्षण हो, प्रोटेक्शन हो, उसकी भी रक्षा की जाए, और उसके साथ जो न्याय हुआ है तो संतुष्टि बनी। तो एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बताई वो थी पेडागॉजिकल यूटिलिटी। पेडागॉजी यानी अब अलग अलग संदर्भ में पेडागॉजी होती है। शिक्षा शास्त्र की अलग है, राजनीति की अलग है, विज्ञान की अलग है। अभी जिस पेडागॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो से, ये एक पेडागॉजी ऑफ टीचिंग है in modern time, pedagogy of teaching in online classes. What we are doing? We are using pedagogy of teaching through online education. तो तीसरी बात वो जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं वो है पेडागॉजिकल यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता। जिस पेडागॉजी का इस्तेमाल किया उसकी क्या उपयोगिता, क्या वो सही ढंग से न्याय हो सका है? विनय धारवाड़कर सही ढंग से ये स्थापित करते हुए बताते हैं कि ए.के. रामानुजन ने इन सब का समन्वय स्थापित किया, सही ढंग से उसके साथ न्याय किया, उसके साथ सुनियोजित ढंग से विन्यास किया और उसको सुसंबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया। अब हम आते हैं उनकी व्याख्याओं पर। रामायण असल में क्या है? रामायण वास्तव में कोई एक ठोस कृति नहीं है। हम जानते हैं कि उसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण है, लेकिन उसका जो सरोकार है वो मूल कृति से भिन्न हो गया। एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूटी है, और उसमें
जब वो 300 रामायणस की बात करते हैं तो रामायणस के कलेवर क्या है उससे अलग रखते हुए कुछ पाठ परक दृष्टि से हमें सहमति हो सकती है, किस चरित्र को किस रूप में व्याख्यायित किया गया इसके प्रति हमें सहमति हो सकती है। लेकिन ये तो सही है कि एक फिक्स्ड लिटरेचर नहीं है, फिक्स्ड टेक्स्ट नहीं है। हमारे रामायण महाभारत असल में निरंतर प्रवहमान प्रक्रिया में हैं और इस गतिशीलता के कारण ही उनकी महत्ता बनी हुई, वो सुरक्षित है, वो संश्लिष्ट प्रकृति के हैं, उनको समझे बिना हम उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। इस दृष्टि से जो विमर्श मूलक अध्ययन है उसमें भी उनके योगदान को रेखांकित किया जा सकता है और जो उनकी स्थापनाएं हैं वो अत्यंत उपयोगी है। तो अभी जो चर्चा मैंने की आधुनिक भारतीय अनुवाद चिंतक एक, जिसमें सुजीत मुखर्जी और A.K. रामानुजन के संदर्भों का उल्लेख किया। आशा है उनके सिद्धांतों के विषय में आपको जानकारी मिली होगी और ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।